कर दो ठीक। हेलो माइक चेक। ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलो आ जाओ। हाँ, क्या आप लोगों ने रिवाइज किया? कल जो अपन ने पढ़ा था वो पक्के से रिवाइज किया आप लोगों ने? हाँ, अरे किए कि नहीं किए घर जाके? चलो, अरे करने का, अरे बेटा ऐसा नहीं करने का। एक एक बढ़िया रोज रोज रिवाइज करेंगे तो आपको आसान ही जाएंगी। एक साथ अगर बर्डन आ गया ना चैप्टर का, मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना। चलिए देखो, आओ मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, फटाफट सुनना, बात को ध्यान देना। देखो, कल अपन लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर कौन सा ऐसे बोलता है? बोलो जल्दी से। ऐसे 200 बात करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर के बारे में। 200 OO यानी कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, बराबर है, अपन ने ऐसा पढ़ा था। ओके, अब इसके बाद अपन ने क्या देखा कि ये जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है बोलिए? सबसे पहला होता है यहाँ पे टू ऑब्टेन कैसा अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और दूसरा क्या बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए? एप्लीकेबल FRF की मदद से बनने चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा था सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव क्या था? रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। क्या था बोलो जल्दी से? रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। किसके अनुसार? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अनुसार अपने को रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट करना है। ठीक है सर। फिर अपन ने और क्या देखा थे? फिर अपन ने देखना चालू किए थे सर स्कोप ऑफ ऑडिट, यानी कि जब मैं ऑडिट करने के लिए जाऊंगा तो मेरा स्कोप क्या क्या है, व्हाट इज माय स्कोप, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्कोप की बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट फोल्ड ऑब्जेक्टिव स्कोप में क्या आता है? CPR। बोलो क्या आता है यहाँ पे? CPR। सी से क्या है? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, यानी जितने भी एस्पेक्ट्स है भैया एंटिटी के अंदर, मुझे सारे चीजों का कवरेज करते हुए चलना है, मतलब मुझे ऑल एरियाज को चेक करते हुए चलना है। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मुझे रिलायबिलिटी यानी कि मैं कैसे भरोसा करूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो पहला, अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स डेटा की मदद से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं क्या, और दूसरा मुझे स्टडी एंड इवैल्यूएट करना पड़ेगा। कौन सी चीज को? सर अकाउंटिंग सिस्टम को और इंटरनल कंट्रोल को। किसको बोलो जल्दी से? अकाउंटिंग सिस्टम को और इंटरनल कंट्रोल को मुझे इसे चेक करते हुए चलना पड़ेगा। इन दोनों चीजों से क्या पता चलता है? रिलायबिलिटी पता चलती है। क्या पता चलती है? बोलो, रिलायबिलिटी पता चलती है। ठीक है, यस सर। फिर अपन ने तीसरा क्या देखा था? प्रॉपर डिस्क्लोजर। क्या देखा बोलो जल्दी से? प्रॉपर डिस्क्लोजर। कौन से? इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। जैसे देखो, ऑडिटर डिस्क्लोजर करता है कि मैनेजमेंट डिस्क्लोजर करती है? ऑडिटर करता है कि मैनेजमेंट करती है? मैनेजमेंट डिस्क्लोज करती है, ऑडिटर उसको ऑब्जर्व करता है, बराबर। तो ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा कि जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये किसके अनुसार होनी चाहिए? लॉ के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि स्टैट्यू के अनुसार होनी चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद और क्या देखा था? अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये प्रॉपर कैसे मानी जाती है? जब ट्रांजैक्शन और इवेंट की प्रॉपर समरी अपने को दिखे। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? हिस्टोरिकल बेसिस पर। कैसे बेसिस पर? बोलो, हिस्टोरिकल बेसिस पर। हिस्टोरिकल बेसिस का मतलब क्या होता है कि जो साल बीत चुका है वो जाने के बाद हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं तो उसे बोला जाता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, यस।
अब देखो क्या, फिर ऑडिटर इवैल्यूएट करता है कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी है इसका सिलेक्शन प्रॉपर हुआ है, और दूसरा इसका क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन होना चाहिए। क्या आप बात को समझेगा, बोलो जल्दी से, क्या आप बात को समझे, है ना? यस सर। अब देखो यहां पे ये पहला क्वेश्चन देखना एक बार। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, choosing the appropriate accounting policy in relation to the accounting issues is responsibility of management। ये एक स्टेटमेंट देके रखा है, ये अपने को यहां पे समझ गया, जब ये कोर्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है? ओके, डू यू एग्री, डिस्कस द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इफ एनी रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। बताइए ना मेरे को, जो अपन ने पढ़ा वही है कि इसका आंसर, कि ऑडिटर को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एज पर स्टैट्यूट, बराबर है ना, जितने भी रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स है। फिर मुझे बताइए अकाउंटिंग पॉलिसी को लगाता कौन है, मैनेजमेंट। ऑडिटर को यह चेक करना है कि वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और दूसरा कंसिस्टेंट एप्लीकेशन उसका होना चाहिए। बस उतना ऑडिटर का काम है, ठीक है? तो सर आपका यह कहना है कि जो अभी अपन ने पढ़ा ये उसका आंसर है क्या, बस इतना ही इसका आंसर रहने वाला है, समझे क्या? आ जाओ क्वेश्चन एंड आंसर्स बुक के ऊपर, जल्दी आ जाओ। लाए हो आपने नोटबुक, लाए क्या? लिखो जल्दी से, फिर फटाफट लिखेंगे थोड़ा। देखो आंसर नंबर 1 स्लैश पेज नंबर 1.39, पेज नंबर 1.39 ऐसा लिखो। आंसर नंबर 1 स्लैश पेज नंबर 1.39 ब्रैकेट में MOD मॉड्यूल ऐसा डालना। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपने करना ही करना है। थेरेटिकल MCQ कोई भी हो, हर एक सब्जेक्ट के करना ही करना है, कुछ भी हो जाए आपने, समझे आप? चलो आओ ध्यान दो, लिखिए यहां पे पहला आंसर लिखे आपने, चलो लिखो यहां पे सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखो, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग financial statement. Management is responsible for preparing financial statement on historical basis. Second point, management is also responsible for applying proper accounting policy. Management is also responsible for applying proper accounting policy. तीसरा, ऑडिटर, इतना हुआ आपका, लिख के 2 पॉइंट सबका हो गया। चलो तीसरा लिखो, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर सिलेक्शन is appropriate and accounting policy is consistently applied. Accounting policy is consistently applied. हो गया तीनों, ठीक है? अब लिखो लास्ट में, therefore we can conclude that, पॉइंट नहीं है ये अलग से, सीधा नेक्स्ट लाइन में लिखो, therefore we can conclude that given statement is absolutely correct. Given statement is absolutely correct. ये 4 मार्क के लिए पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन तो इजी है क्या? 4 मार्क मिलना एकदम इजी, बस जितना पूछा है उतना ही लिखने का बेटा,
है ना। अब आप लोग क्या भावनाओं में भेजाते, जैसे मान लो अगर नहीं आया तो आप चालू हो जाते बीकॉम जैसा लिखना, पहले ऑडिट को समझाएंगे, फिर बताएंगे मैनेजमेंट ये होता है, मैनेजमेंट वो करता, और उसके बाद कंक्लूजन पे। ये नहीं करने का, जितना सवाल है उतने इसका जवाब दो। जो आपका पेपर होता है वो उस हिसाब से ही सेट होता है कि आप सोच भी पाओ और आप लिख भी पाओ, बराबर ना। तो आप अननेसेसरी ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। आधा पेज तो आधा पेज, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ रहे क्या, है ना। आ जाइए, चलो आओ अब नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर आ जाते हैं सारे के सारे लोग। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, आउटसाइड द स्कोप के बारे में अपन ने सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ली थी। अभी ये शायद मॉड्यूल से पढ़ना अपना रह गया है, ठीक है। देखो क्या पढ़ा था, सबसे पहला क्या है कि ऑडिटर को उसके स्कोप के बाहर कुछ काम करना है क्या बेटा, नहीं नहीं, उसको अपने स्कोप के बाहर कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे कि वो फिजिकल कंडीशन ऑफ असेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए आप इंजीनियर को रखो, जिसको रखना है उसको रखो भैया, लेकिन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दूसरा अपन ने देखा था, क्या ऑडिटर एक्सपर्ट होता है क्या ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, क्या ऑडिटर पहचान पाएगा ये डॉक्यूमेंट ट्रू है ये डॉक्यूमेंट फॉल्स है, नहीं सर, वो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। और तीसरी बात अपन ने क्या कही थी कि जो ऑडिटर है ना, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, और इन्वेस्टिगेशन तो क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है विद सम स्पेशल पर्पस। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम तो ऑडिट करते करते अपने को क्या पता चल जाता है, फ्रॉड पता चल जाता है। फ्रॉड हुआ है इसलिए ऑडिट नहीं किया जाता, ऑडिट हो रहा है और बाद में पता चल जाता है फ्रॉड के बारे में, ऐसा यहां पे कह रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी कोई भी रिकॉर्ड करना स्टेटमेंट को या किसी को भी ओथ पे लेना, ये हमारे पावर्स में नहीं आते हैं, ठीक है। चलो आओ अब मैं आपको इसको रीड कराऊंगा, सारे लोग आ जाएंगे जल्दी से। स्कोप व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, पेज नंबर 1.4, ठीक है। देखो क्या पहला, auditor is not expected to perform duties which fall outside the domain of his competence। क्या बोला है यहाँ पे देखो, which fall outside the domain, fall outside the domain of competence। अगर ऑडिटर कंपिटेंस के बाहर है, भैया मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरे पास है सीओपी, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है पूछ लो, मैं उसके बाहर कुछ कर पाऊंगा क्या, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे For example, physical condition of certain asset like sophisticated machinery cannot be determined by him. Similarly, it is not expected from an auditor to determine suitability life of civil structure like building. These require different skill set which may be performed by qualified engineers in their respective field. तो आपको जिस काम के लिए बुलाया गया आप वही काम करो, आप दूसरे के जॉब खाएंगे क्या, आपको नहीं करना है। दूसरों को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, ऐसा मैं नहीं, ऐसा कौन बोला, पहला पॉइंट बोला यहाँ पे, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट देखो क्या बोला गया, An auditor is not expert in authentication of document. The genuineness of the document cannot be authenticated by him because he is not expert in this field. मतलब एक डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है इसके बारे में ऑडिटर को पता नहीं लग सकता, भैया ये क्या है, ये तो जो सामने वाले ने दिया मैं उसको बस चेक कर लेता हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, an auditor is not an audit is not an official investigation into alleged wrongdoing. He does not have any specific legal powers of search, recording statement on oath or which may be necessary for carrying out official investigation. तो ऑडिटर के पास ये कोई भी पावर नहीं होती है, ठीक है। ओके, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेसिफिक पर्पस। तो इन्वेस्टिगेशन जो है पहले से पर्पस डिटरमाइन होता है, इसलिए आप वो काम करते हो। जैसे मर्डर हुआ तो खूनी को पकड़ना, ये अपना पर्पस है, इसलिए मैं छानबीन करता हूं। लेकिन ऑडिट के अंदर ऐसा नहीं होता, मैं जनरली चीजों को देख रहा था और मुझे कुछ नया पता चल गया, उसे ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या, if the fraud is suspected and it is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists, it is a character of investigation, ठीक है ना।
बेसिकली क्या बोला है, अगर आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड है और फिर आप ऑडिटर को बुलाते हो फ्रॉड को ढूंढने के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन नॉर्मली आप अगर ऑडिटर को बुलाते हो ऑडिट करने के लिए तो उसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कहते हैं, ठीक है ना। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है बोलो। अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है ऑब्जेक्टिव, बताइए। रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसको लिख के रख लो यहां पे, पूरा लिखो अपने शब्दों में। हाँ, क्या क्या क्या? तो रिपोर्ट करेंगे ना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कैसा होता है, छानबीन करना। जैसे अगर ओरिजिनल बिल भी आया ना, आप शक कर रहे हो ही नहीं सकता ओरिजिनल है करके, समझ रहे, आपको ये सब नहीं करना है। आपको अगर आया बिल, आपको जेन्युइननेस पता चल गई है, मतलब आपको समझ रहा है कि हाँ यार ओरिजिनल ही होगा। अब किसी ने इतने बढ़िया तरीके से फैब्रिकेट किया है, जैसे मैं बताऊं क्या, कोविड के समय है ना, ऑफलाइन एडमिशंस नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। तो लोगों ने क्या किया, जो मार्कशीट आती है पीडीएफ, वो पीडीएफ को डाउनलोड किया, उसको एडिट किया, कहीं पे 1-2% कम आ रहे थे तो एडिट करके अपलोड कर दिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, और उनके एडमिशन हो गई। अब आप समझो, वो जो पीडीएफ अपलोड की होंगी जिसमें क्लियरली समझ जाता कि बहुत ही फेक तरीके से, मान लो जैसे ये अगर मैं बात करूं तो कॉमिक सैंस एफबी फॉन्ट है और कोई टाइम्स रोमन इस्तेमाल करेगा तो मेरे को समझ जाएगा, ये तो इतना तो मैं कॉशियस रहूंगा ही ना। लेकिन अगर कोई कॉमिक सैंस का सेम फॉन्ट यूज करके एडिट करे तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये उस सेकंड सिनेरियो के बारे में बात कर रहा है कि जहां पे इतना चीजें जेन्युइन है कि मेरा शक करने का सवाल ही नहीं बनता, उसके बारे में बात कर रहा है। चलो लिख लिया आप लोगों ने, ये इसका फुल फॉर्म। आ जाओ, अब बात करेंगे इनहेरिटेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के बारे में, सारे लोग चर्चा कर लेंगे। आ जाओ, ध्यान दो यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, सुनो ना, ध्यान दो। आप सारे लोग जानते हैं बेटा कि एक जो ऑडिटर है ये कैसा अश्योरेंस ऑब्टेन करता है, बोलो जल्दी से मुझे। रीजनेबल अश्योरेंस। क्या ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑब्टेन करता है क्या? नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, 100% भरोसा हम ऑब्टेन नहीं करते। रीजनेबल का मतलब क्या होता है, हाई लेवल का भरोसा, है ना, लेवल सबके निकले, हाई लेवल का भरोसा, इसे क्या बोला जाता है, बोलिए जल्दी से, रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है। आ जाइए, सुनो, अब सुनिए मैं जो कह रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे एक इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, बोलो। ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी जीरो। क्या कहा मैंने, बोलो। ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। इसी का अर्थ है, मतलब क्या, कि ऑडिट के अंदर अपने आप में कुछ लिमिटेशंस है, ऑडिट के अंदर अपने आप में कुछ कमी है जिसके कारण ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा ऑडिट रिस्क का क्या मतलब होता है ना, ऑडिट रिस्क क्या होता है ये थोड़ी पता अपने को। जैसे देखो, समझना, बात को ध्यान देना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया। ऑडिट किया मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं रीजनेबल अश्योरेंस देता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यही इसका मतलब है। ऑब्जेक्टिव तो यही था ऑडिटर का अपना, है ना। यस, अब देखो, अगर सुनो ना, मैं कह रहा हूं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया आपने, जिसके ऊपर आपने अश्योरेंस दिया, अगर बाद में उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फ्रॉड के कारण कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर आ गए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर आ गए, तो ये तो रिस्क है। आप समझ रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूं? ध्यान दो, मैंने जो ऑडिट किया, मैं कभी भी 100% भरोसा तो नहीं जताता, मैं बस बोलता हूं कि मैं हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा हूं। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मतलब एग्जांपल के लिए मान लो 92%, एग्जांपल, हाँ, ऐसा अपन गिन नहीं सकते, बट 92%, तो 8% का तो आज भी गैप है, 8% का तो आज भी रिस्क है। तो हो सकता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फ्रॉड था, लेकिन जब मैंने ऑडिट किया ना तो मुझे उस फ्रॉड के बारे में पता ही नहीं चला। हो सकता है ना, मैं क्या करता हूं, सैंपल्स निकालता हूं, जैसे 1000 ट्रांजैक्शंस है तो मैं उसमें से 100 सैंपल को चेक करूंगा, सैंपल निकालूंगा 100 यूनिट्स का और उसको चेक करूंगा और उसके बेसिस पर जजमेंट बनाता हूं 1000 के ऊपर, बराबर।
हो सकता है वो जो 100 यूनिट्स मैंने अलग निकाले उसके अंदर फ्रॉड नहीं था, 101वें यूनिट के अंदर फ्रॉड था, हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो देखो क्या बोला गया कि आपने ऑडिट किया और ऑडिट करने के बाद भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसका रिस्क, इसे क्या बोला जाता है, ऑडिट रिस्क। समझे क्या मतलब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के बाद भी अगर रिस्क बच जाती है कि हो सकता है कि FSRMM यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, तो इस केस के अंदर हम लोग कहेंगे इसे ऑडिट रिस्क बोला जाता है। और ये रिस्क हमेशा बनी रहेंगी। क्यों बनी रहेंगी? क्योंकि ऑडिट के कुछ अपने आप में लिमिटेशंस होते हैं, ऑडिट में अपने आप में कुछ कमियां हैं, इसलिए रिस्क हमेशा रहेंगी। और ये रिस्क के चलते ही हम लोग कैसा अश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस हम लोग कभी नहीं देते। समझ रहे आप बात को जो मैं कह रहा हूं? कोई है जिसको ऑडिट रिस्क नहीं समझा अभी? बताइए मेरे को जल्दी से, पक्का सबको समझो ऑडिट रिस्क क्या होता है? तो ऑडिट रिस्क का मतलब बताइए मुझे। सर ऑडिट रिस्क का मतलब ये होता है कि ऑडिट हुआ, ठीक है ना, ऑडिट हुआ, फिर भी ऐसा चांस कि FSR मटेरियली मिसस्टेटमेंट, तो ये जो चांस है ना, इस चांस को ही अपन लोग क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क कहते हैं। सर मान लो आपके एंटिटी का ऑडिट ही नहीं हुआ, तो उसके अंदर मटेरियली मिसस्टेटमेंट के चांस को ऑडिट रिस्क बोलेंगे क्या? अरे नहीं, ऑडिट होने के बाद भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहना, उसी को ऑडिट रिस्क बोला जाता है। समझ रहे क्या बात को, है ना? ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। आ जाइए, देखो क्या सर, इनहेरिटेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या है इनहेरिटेंट लिमिटेशंस। तो सिंपल सी बात है कि ऑडिट कभी भी रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता। या मैं कह सकता हूं कि ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू इनहेरिटेंट लिमिटेशंस। तो आपको एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, वाई ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस्ड टू जीरो, तो आप क्या लिखेंगे? इनहेरिटेंट लिमिटेशंस के पॉइंट लिखेंगे। या आपको पूछा वाई ऑडिटर गिव्स ओनली रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, तो आप क्या लिखोगे? अगेन फिर से इनहेरिटेंट लिमिटेशन लिखोगे। समझ रहे क्या आप बात को, है ना? तो ये दो समझे आप बात को भैया? इनहेरिटेंट लिमिटेशंस के ऊपर दो लोग हैं, मतलब दो सवाल इसके ऊपर बन सकते हैं, ठीक है ना? आ जाओ, देखो क्या सर, इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीजों को डिटेल में जानना है अपने को, ठीक है? देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, अभी आप समझ लो, बाद में कॉपी कर लेना आराम से, ठीक है? देखिए पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन लोग? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ध्यान से पढ़ो फिर से, क्या? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आ जाओ, मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन बनाता है? मैनेजमेंट। अब तो ये सर अब रट चुके हैं माइंड में। अब देखो क्या, मैनेजमेंट FS को बनाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त मैनेजमेंट अलग अलग प्रकार के जजमेंट लेता होगा, जैसे कि फीफो का प्रयोग करूं या वेटेड एवरेज का, जैसे कि SLM का प्रयोग करूं या WDV का। आप समझ रहे बात को? बैड डेट्स इस बार 5% का प्रोविजन बनाओ या 10% का प्रोविजन बनाओ, ये जजमेंट है मैनेजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है इट्स मैनेजमेंट चॉइस। आप समझे क्या बात को? मैनेजमेंट का चॉइस है यहाँ पे कि उनको क्या करना है करके, कितना परसेंटेज लगाना है, ये इसे जजमेंट बोला जाता है, ठीक है? तो मुझे बताइए, जहां पे सब्जेक्टिव डिसीजन आपका आ रहा है, क्या वहां पे आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस चाहकर भी दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। मतलब मेरा क्या कहना है, आपने बोला मशीनरी 10 साल चलेंगी और उसके बेसिस पर आपने डिप्रिसिएशन ठोक दिया। हो सकता है कि मशीनरी 7 साल ही चले, हो सकता है मशीनरी 11 साल चले, ये मुझे थोड़ी पता। तो मैं कैसे 100% विश्वास दिखा दूं कि मैनेजमेंट ने डिप्रिसिएशन बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है? मैं तो यही बोल सकता हूं, हाँ मुझे अच्छा खासा भरोसा है कि मोटा मोटी तौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिप्रिसिएशन सही होगा। आप समझ रहे क्या बात को? अब आज बात करो रिलायंस की, आज बात करो ITC की, इनका स्टॉक कितना ज्यादा होता है बेटा? आप सोच के देखो ना, कितने N नंबर, कहां पे इनके गोडाउन्स नहीं है। अब एक ऑडिटर क्या हर एक गोडाउन में जाके चेक करेगा क्या स्टॉक को? नहीं चेक करेगा। वो क्या बोलेगा, भैया मैं मोटा मोटी श्योर हूं कि पूरा रिकॉर्ड आ गया होगा। अब उसमें एक कैडबरी का डब्बा छूट भी गया तो वो मेरे लिए मटेरियल हो गया क्या? मेरे लिए मटेरियल नहीं हुआ। इसलिए मैं कभी भी जो जजमेंट देता हूं ना, वो ऐसा देता हूं कि मैं रीजनेबल श्योर हो रहा हूं भैया, मैं एब्सोल्युटली श्योर नहीं हूं कि मेरे FS में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ठीक है? तो देखो क्या सर, मैनेजमेंट FS बनाते वक्त बहुत सारे जजमेंट लेते हैं
और जजमेंट में सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, इसलिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस दिया जा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं दिया जा सकता। समझे क्या आप बात को? बोलो जल्दी से यस। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको कोई आंसर लिखने बोलूं तो यहां पे हर एक व्यक्तियों का आंसर अलग अलग रहने वाला है, ये क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर है। पर एमसीक्यू अगर मैं दूं तो आप बोल सकते हैं कि हर एक का आंसर अलग है फिर भी सही है करके, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप बात को? तो सब्जेक्टिव में सारे लोग अपने अपने हिसाब से सही लिख रहे हैं, उसी प्रकार से मैनेजमेंट अपने हिसाब से सही डिसीजन ले रहा है, पर वो एक्यूरेट डिसीजन नहीं लेने वाला। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। जो मैनेजमेंट होती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करता है? बोलो एफआरएफ। एफआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कंपनीज के लिए कौन सा एफआरएफ है? शेड्यूल 3 बराबर यस। अब देखो इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल, क्या बोला गया? देखो मैनेजमेंट सेट करता है इंटरनल कंट्रोल को। कल मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया था। आप अपने फोन के अंदर पासवर्ड रखते हो, या ये कैमरा हुआ, या हल्दीराम में जाके वो दो जगह से अपने रिसीट करके बाहर से मिठाई खरीदी, तो ये क्या हुए? इंटरनल कंट्रोल हुए। तो देखो मैनेजमेंट एफआरएफ भी चुनता है और मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल भी लगाता है। पर क्या आपको लगता है मैं इंटरनल कंट्रोल के ऊपर 100% भरोसा कर सकता हूं करके? नहीं, इंटरनल कंट्रोल आसानी से ओवरराइड किए जा सकते हैं। ओवरराइड का मतलब होता है कि बेवकूफ बनाया जा सकता है इंटरनल कंट्रोल को। कहने के लिए तो वाईफाई के ऊपर भी पासवर्ड है जो केवल स्टाफ ही लोग या मेंबर लोग जो फैकल्टी है वही यूज कर सकते हैं, है ना? कहने के लिए तो वो भी है, लेकिन आप तो जानते हैं। तो ऐसे केस के अंदर मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि आप इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भरोसा कर सको। समझ रहे? कभी कभार इंटरनल कंट्रोल रिलायबल नहीं होते हैं, तो अगर वो रिलायबल नहीं होंगे तो क्या वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं? क्या नहीं देने वाले। तो क्या मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूं क्या? ऐसे कैसे दे सकता हूं? अरे भैया, जिसके कारण मेरी इंफॉर्मेशन बन रही है अगर वो ही गड़बड़ है तो ऐसे केस में मैं कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दूं? मैं नहीं दे पाऊंगा। बराबर है यस। तो देखो क्या पढ़ा। सबसे पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात की जा रही है। फाइनेंशियल्स को कैसे रिपोर्ट किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक जो मैनेजमेंट होती है ये नंबर ऑफ टाइम जजमेंट लेते हैं। तो जजमेंट सब्जेक्टिव डिसीजन के कारण आता है, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दिया जा सकता। पहला पॉइंट। दूसरा, सर जो मैनेजमेंट होती है ना, इसके एफएस प्रिपेयर किए जाते हैं किसके अनुसार? एफआरएफ के अनुसार। किसके अनुसार? बोलो एफआरएफ के अनुसार। लेकिन जो इंटरनल कंट्रोल है ना, अब ये तो हुआ ठीक है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल हो सकता है मेरे रिलायबल नहीं हो, है ना? क्योंकि उसके भी अपने आप में इनहेरिटेंट लिमिटेशंस होंगे। जैसे मान लो कैमरा है यहाँ पे, ठीक है? अब ये कैमरा की जो वायर है ना वो बाहर से ही जाती है, उसका जो है वो बाहर से ही जाती है। किसी ने कैमरा का वायर ही कट कर दिया तो क्या कैमरा चलेगा? ये समझ रहे क्या बात को? क्या रिकॉर्ड करेगा? ये कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो इसको भी आसानी से ओवरराइड किया जा सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल के भी आपस में इनहेरिटेंट लिमिटेशंस होते हैं जिसके कारण आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। मतलब ही वो आपको 100% एक्यूरेट डेटा नहीं देगा, और नहीं देगा तो मैं 100% एश्योरेंस दूंगा क्या? नहीं सर, नहीं दे पाऊंगा। समझे आप बात को? सारे लोग बोलो बात को, समझे क्या? अरे हाँ बोलो, जम से बोलो यस सर। चलिए आओ यहां पे ध्यान दो। पहला क्या हुआ? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा देखो क्या? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। किसके बारे में बात कर रहे? बोलो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कल अपन ने पढ़ा था कि ऑडिटर क्या लगाता है बेटा? ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, ठीक है ना? जिससे वो क्या गैदर करता है? ऑडिट एविडेंस। और ऑडिट एविडेंस की मदद से वो किस पे पहुंचता है? कंक्लूजन पे पहुंचता है, और कंक्लूजन से वो अपना ओपिनियन देता है। ओपिनियन किसके अंदर देता है? रिपोर्ट के अंदर देता है। और इस रिपोर्ट को क्या बोला जाता है? ऑडिट रिपोर्ट बोला जाता है। एक बार आपको रिकलेक्ट करा देता हूं, ध्यान दो। देखो जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे ना, इस रिकॉर्ड्स के ऊपर ऑडिटर भाई साहब क्या करेंगे? हमारे ऑडिटर भाई साहब ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। इस ऑडिट प्रोसीजर की मदद से इनको एविडेंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बोलो एविडेंस मिलेंगे। अब एविडेंस की मदद से पहुंचा जाता है कंक्लूजन के ऊपर, और कंक्लूजन के मदद से फॉर्म किया जाता है ओपिनियन। इस ओपिनियन को आप एक रिपोर्ट में बनाते हो, और इस रिपोर्ट को बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोला जाता है? बोलो ऑडिट रिपोर्ट। बराबर।
कल मैंने आपको एक और टर्म बताया था कि ये एविडेंस कैसे होनी चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी इसकी परफेक्ट होनी चाहिए या अच्छी होनी चाहिए, और अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए। किसी को ये कॉपी करना है, ये वाली चीज कोई करना चाहता है नोटबुक में तो कर लो, पट से जल्दी से उतार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, चलो डन है क्या, बोलो जल्दी से आ जाइए। देखो यहाँ पे क्या, तो अपन ने क्या देखा सर, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगा के ऑडिट एविडेंस को गैदर करेगा। अब ये ऑडिट एविडेंस को भी गैदर करना अपने आप में एक लिमिटेशन है। कैसे लिमिटेशन है, कैसे कमियां है? क्या मैं सारे ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता हूं क्या? नहीं, मैं तो भैया सैंपल के बेसिस पर ही जजमेंट निकालूंगा। 9,000 करोड़ के सेल्स था इस बार का, सोलार का मैंने कल बताया था, और उसको 1.5 महीने के अंदर फाइनलाइज कर दिया। आप 15-20 दिन और रुको, रिलायंस के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आउट होंगे। अब वो तो 9,000 है, वो तो कितने लाख करोड़ की बैलेंस शीट 3 साल पहले थी, तो अभी तो बड़ी होंगी, पक्की बात है। तो आप सोच के देखो कैसे 3 महीने में, कैसे 2 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो रहे हैं, सैंपल की मदद से। किसकी मदद से बोलो? सैंपल की मदद से। जैसे आपने देखा होगा, मम्मी अगर कभी भी मान लो सब्जी पका रही है, तो मम्मी क्या पूरे सब्जी में एक एक चीजों को चेक करती है, ये पका क्या, ये पका क्या? नहीं, मम्मी क्या करेंगे, हैंडफुल ऑफ चीजें निकालेंगी और उसको प्रेस करके देखती है, अगर वो पक गया तो सब्जी पक गई, ऐसा जजमेंट, बराबर ना? तो मैं भी क्या करूंगा ऑडिटर, कुछ स्टेटमेंट्स निकालूंगा, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन अलग निकालूंगा। ट्रांजैक्शन को अलग निकाल लिया, उसको चेक करूंगा। चेक करने के बाद अगर मेरे को लगा कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो मैं जजमेंट बना सकता हूं कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी गड़बड़ नहीं है करके। समझे आप बात को? यस। तो देखो क्या, सबसे पहली बात, मैं सैंपल से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता हूं। दूसरा, जो मैनेजमेंट है ना, हो सकता है वो मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। जैसे मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट को पता था कि मार्च के अंदर है ना उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, सेल्स के अंदर थोड़ा सा है ना इन्होंने बढ़ाया है सेल्स को, ठीक है ना, ओवरस्टेट किया है सेल्स को, ऐसा मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। तो मैनेजमेंट हो सकता है मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही ना दे। मान लो एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, वो फ्रॉड हुआ, तो मैनेजमेंट के लोगों ने आपस में वो बात को दबा ली कि बोले बाहर अगर आ गए तो अपने शेयर के प्राइसेस गिर जाएंगे। आप समझ रहे क्या बात को? तो ऐसे केस के अंदर मैनेजमेंट अगर मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिए, तो आप सोच के देखो मेरे ऑडिट एविडेंस क्या मैं गैदर कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। जब ऑडिट एविडेंस ही गैदर नहीं कर पाऊंगा तो कंक्लूजन कैसे दूं? वो तो दूर की बात है, पहले तो ऑडिट एविडेंस की बात हो रही है। तो मुझे हो सकता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से ना मिले। कभी कभार क्या होता है कि मैनेजमेंट खुद फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे सत्यम का स्कैम, जो पर्सन था, जो कंपनी का चेयरमैन था, वो खुद इन्वॉल्व था फ्रॉड के अंदर। समझ रहे क्या बात को? अगर वो कंपनी के खुद के मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, देखो एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया ना, तो उसको ढूंढना आसान होता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व हो गई फ्रॉड में, तो आप सोच के देखो वो फ्रॉड को मैं आसानी से ढूंढ पाऊंगा क्या? नहीं सर, नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि जब टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है फ्रॉड के अंदर, तो वो पूरे सिस्टम, डेटा, सारी चीजों को चेंज कर डालती है। एम्प्लॉय तो उसी चीजों को चेंज कर सकता है जितना उसका स्कोप है। आप समझ रहे हैं क्या? तो
तो उस स्कोप के ऊपर मैनेजमेंट का स्कोप होगा, तो मैनेजमेंट के पकड़ में वो बात आ जाती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने स्कोप किया तो मैनेजमेंट के ऊपर कौन है? कोई भी नहीं। तो इसलिए क्या बोला गया कि हो सकता है मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व हो। ये फ्रॉड से क्या होता है? इंफॉर्मेशन को छुपाया जाता है, इसका अर्थ होता है कंसील करना, या कभी कभार डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट किया जाता है। फैब्रिकेट का मतलब होता है गलत डॉक्यूमेंट को बनाना। आप समझ रहे बात को? बनाना, उसे बोला जाता है फैब्रिकेट। एंड आखिरी में बोला ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज यहां पे की जा सकती है, जिसके कारण क्या हो? जिसके कारण जो प्रॉफिट है वो अंडर स्टेटमेंट या मिस स्टेटेड यहां पे किया जा सकता है। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सुनो। मान लीजिए मैं अगर बात करूं यहां पे ना एक एंटिटी, मैं अपनी एक एंटिटी सिंगापुर में खोलता हूं, ठीक है ना। अब सिंगापुर वाले एंटिटी का काम क्या है कि इंडिया में क्या सप्लाई करना? यूनिट सप्लाई करना, ठीक है ना। ओके, यूनिट मतलब जो भी, मान लो एग्जांपल के लिए मोबाइल का धंधा करता हूं मैं, तो सिंगापुर वाले एंटिटी का काम है वो मुझे मोबाइल बेचेंगे और मैं उस मोबाइल को इंडिया में बेचूंगा, ठीक है। मोबाइल की कीमत कितनी होती है? 5,000 रुपए बनाने की कीमत होती है। मैं उसको इंडिया में बेचूंगा 20,000 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा इंडिया में? 15,000 का प्रॉफिट होगा। और इस पे 30% का टैक्स बैठेगा, मतलब कितना टैक्स बैठ गया? 4,500 रुपए तो आराम से टैक्स बैठ गया। इनडायरेक्ट अलग, बाकी जो दुनिया प्रकार के लोचे हैं वो अलग। तो मैं क्या कहता हूं सिंगापुर वाली एंटिटी से कि सुनना, एक काम कर, ये तो मेरी ही एंटिटी है, बराबर ना, ये मेरी एंटिटी है। तो मैं क्या कहता हूं कि इसके जगह 5,000 के जगह ना इसका प्राइस तू मुझे 18,000 का बना के बेच, 18,000 का बिल बना के बेच तू मुझे, बराबर। अब अगर 18,000 का बिल आएगा तो मुझे बताइए यहां पे कितना, ये कितना हुआ प्रॉफिट? 2,000 का, और उस पर 30% टैक्स, मतलब कितना हुआ? 600 रुपए का टैक्स बैठा। कहा 4,500, कहा 600 रुपए। तो सर आपने जो पैसा क्या किया फिर? मैंने प्रॉफिट को शिफ्ट करवा दिया सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में कम टैक्स रेट है, मैं वहां पे बच जाऊंगा टैक्स से। आप समझ रहे क्या बात को? बहुत सारी एंटिटी पहले ऐसा करती थी, तो इन्होंने क्या बोला, रिलेटेड पार्टीज के साथ आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, हमको उसको डिस्क्लोजर में चाहिए, डिस्क्लोजर में। और अगर इंडिया के बाहर की कोई रिलेटेड पार्टी रही तो उसको आप ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो ना इनकम टैक्स में, तो ये आप 18,000 नहीं पकड़ेंगे, आप वो पकड़ेंगे कि इंडिया में अगर ये प्रोडक्ट बनता तो कितने में बनता। मान लो 6,000 में बनता ना, तो आप 6,000 उसकी कॉस्ट पकड़ना। आप समझ रहे क्या बात को? तो इन्होंने फिर लॉ को चेंज किया, जब बाद में इनको समझा कि लोग तो इनको गिलसप्पा बना रहे, समझ रहे क्या, तो फिर इन्होंने क्या किया, उसको चेंज किया लॉ को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो ऑडिटर को देखना होता है। अब मुझे बताइए, मैं अगर ऑडिट करने जा रहा हूं तो क्या इतने भोले, इतने देवमानुस रह गए क्या बेटा कि मेरे को बता रहे, क्या बता रहे कि देखो हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया ऑडिटर साहब, इससे हमारा प्रॉफिट कम हुआ है? क्या ऐसा मेरे को बताएंगा क्या? कोई नहीं बताएंगा, है ना। तो ये अपने आप में क्या होता है, लिमिटेशन होता है। बोलो क्या होता है? लिमिटेशन होता है, ठीक है ना। तो कभी कभार रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन, कोई डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट करना, जैसे सत्यम स्कैम के अंदर बेटा फेक बैंक स्टेटमेंट बनाए गए थे। आप समझ रहे बात को? अरे वो बीच में कौन सा मोदी था, नीरव मोदी, है ना। तो नीरव मोदी के केस में फेक स्विफ्ट ट्रांजैक्शन क्रिएट कराए थे। स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? जो अपनी डोमेस्टिक बैंक और इंटरनेशनल बैंक के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके फेक डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। आप समझ रहे क्या बात को? मतलब क्या लेवल तक सोचते हैं लोग, है ना। तो यहां पे ये क्या हुआ, मैं कहूंगा कि ये डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट करा के फ्रॉड किया। अब ऑडिटर चाहकर भी इनको पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता है। अब देखो क्या हुआ, नीरव बोल रहा हूं, सत्यम स्कैम के केस में ऑडिटर को भी जेल हुई। ऑडिटर को क्यों जेल हुई वहां पे? क्योंकि ऑडिटर को बोला गया, अरे भाई तूने बोला कि मैंने बैंक स्टेटमेंट को पढ़ा, माना कि तू ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता बैंक स्टेटमेंट को, पर अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर इतनी एफडी है, मतलब वहां पे 100 करोड़ के लगभग की एफडी दिख रही थी, तो अगर 100 करोड़ की एफडी दिख रही है तो तू एक काम कर सकता है कि कम से कम बैंक से कंफर्म कर ले एक बार कि 100 करोड़ की वाकई में एफडी है या नहीं है करके। अब समझ रहे बात को जो मैं कह रहा हूं? तो एक बार एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही कर लेता, तूने नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं तू प्रोफेशनली बायस था, तेरा ऑब्जेक्टिव खराब था। आप समझ रहे क्या? तो इसलिए उसको भी बजाया, बोले ऑडिटर तू भी आजा जेल में।
हो गया चालू? हाँ चलो ठीक है। हाँ यूट्यूब पे भी आ रहा है। हाँ चलो ध्यान दो ना। सुनो देखो, सत्यम स्कैम में क्या हुआ था ध्यान दीजिए, है ना। राजू करके एक व्यक्ति था बेटा, ठीक है। राजू ने क्या किया कि सत्यम कंप्यूटर्स नामक एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी। कंपनी बहुत अच्छा धंधा कर रही थी, टीसीएस को टक्कर दे रही थी, बहुत ही जबरदस्त एकदम, मतलब इन्फोसिस, टीसीएस। अगर आज सत्य, ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर आज सत्यम कंप्यूटर होता तो शायद वो सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी होती इंडिया की, अगर वो सही पेस से चल रही होती तो। क्या हुआ, अब यहां पे है ना, जैसे जैसे राजू धंधा को आगे बढ़ा रहा था, उसको समझ गया कि ये धंधे के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से लिमिटेशंस है। मैं एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मुझे मिल सकती। उनको कैसा, उनको चाहिए था कि आज 1x है तो अगले साल 10x, 4, मतलब समझ रहे, 20x 30x ऐसा ग्रोथ चाहिए था राजू को। रामलिंगा राजू नाम था उनका, ठीक है, RR, ठीक है। आइए, अब हुआ क्या कि इन्होंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, कंपनी के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है अभी, एज ऑफ नाउ फंड तो अपने पास बहुत है। तो इन्होंने क्या किया, फंड को डाइवर्सिफाई कर दिया और इसको रियल एस्टेट में लगा दिया, ठीक है ना। रियल एस्टेट उस समय काफी बूम पे था, 2005 2004 वो समय की बात है, बहुत ज्यादा पीक से एकदम रियल एस्टेट ग्रो हो रहा था। अब रियल एस्टेट में पैसा लगाया, अचानक से थोड़ा सा डाउनफॉल या मंदी जिसको बोलते हैं ना, वैसा आ गया। तो रियल एस्टेट उतने तेजी से फिर बढ़ा नहीं, तो ये कहीं ना कहीं प्राइजेस स्टैग्नेंट हो गई। पर रामलिंगा राजू को अब क्या चाहिए था, बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए था और रियल एस्टेट के लिए भी पैसा चाहिए था। तो इन्होंने क्या किए, बैंक को अप्रोच किए, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, बैंक से लोन उठाए, लोन उठा के अगेन कुछ बिजनेस में डाला, कुछ रियल एस्टेट में डाला। समझे आप बात को। अब ये ऐसी चीज है रियल एस्टेट की, अगेन यहां पे पैसा नहीं बढ़ा, तो इनको लगा यार अभी भी डाउनफॉल है, अभी भी बहुत बूम आने वाला है, तो मुझको और पैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या किए, फिर फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चालू किए। अब फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे, अब इनका सेल्स तो 10% 5% की ग्रोथ होने वाली है। जैसे अब मान लो पिछले साल 2000 करोड़ का टर्नओवर था, तो इस बार 2200-2500 करोड़ होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इन्होंने क्या किए, इन्होंने बताया हमारा 4000 करोड़ का सेल्स हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, और 2000 करोड़ के क्या खड़े कर दिए, डेटर्स खड़े कर दिए। अब समझ रहे क्या, इनसे कभी पैसा तो मिलने वाला था नहीं, ये तो फेक डेटर्स खड़े किए थे। तो 2000 करोड़ के डेटर्स कर दिए, इधर सेल खड़ा कर दिया, सेल खड़ा किया तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है। अब फिर कुछ समय बाद अब क्या हुआ कि बैंक वाले बोलने लगे यार तुम्हारे डेटर्स ऐसे कैसे जिनसे पैसा ही रिकवर नहीं होता। अब इनसे पैसे रिकवर बताने के चक्कर में फेक बैंक स्टेटमेंट बनाए गए कि हमको इनसे पैसा मिला, और फिर आप समझ रहे बात को, तो फेक बैंक अकाउंट बनाया, फेक बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए जिसके अंदर बताया गया कि हमको डेटर से पैसा रियलाइज हुआ, डेटर्स कम हुए, बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया, यहाँ पे मतलब जो बैंक अकाउंट है वो बढ़ गया। तो इनडायरेक्टली बराबर डेबिट क्रेडिट खेलते हुए चल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ था, अब इतना मैसिव पैसा इन्होंने बैंकों से लोन के तौर पर ले लिया था रामलिंगा राजू ने, और वो पूरा पैसा है ना रियल एस्टेट में डाल रखा था। अब मान लो रियल एस्टेट का प्राइस अगर 1000 होगा ना, तो अचानक से 2009 में बहुत ही तेज वाली मंदी आई और इसका प्राइस 200 हो गया। अब समझ रहे बात को, कहा 1000 का भाव और कहा 200 का भाव, 800 का खड़े खड़े नुकसान। अब समझ रहे, तो यहां पे रामलिंगा राजू को समझ गया कि अब यहां से अपन रिकवर नहीं कर सकते। उनको अभी तक क्या लग रहा था कि देखो यार अल्टीमेटली शेयर होल्डर को चाहिए प्रॉफिट, तो अगर कल चल के मैं लैंड को बेचूंगा, मेरे पास पैसा आएगा, तो मैं उसको बैंक स्टेटमेंट में डाल दूंगा, बराबर से बैंक इनकॉर्पोरेट करके, एक तो फेक अकाउंट क्रिएटेड ही है ना, उसमें क्या चेंज ही करना है ना नाम को। मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैंक अकाउंट का नाम थोड़ी आता है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि मेरे अकाउंट में 2000 करोड़ है, कौन से अकाउंट में ये थोड़ी पता आप लोगों को, समझ रहे क्या। तो मैं फिर एक्चुअल में रियलाइज बता दूंगा कि बैंक में आ गया करके पैसा, समझ रहे। तो ऐसे केस में इनका ऐसा सोचना था, बट वो पूरी चीजें कब हो गई, जब बहुत ज्यादा तेजी वाली मंदी आ गई। तो उस चक्कर में क्या हुआ, फिर इन्होंने सेबी को लिख दिया खत कि भैया मैंने फ्रॉड किया हूं। फिर सवाल उठाए गए कि अगर इतने सालों से फ्रॉड हो रहा था तो ऑडिटर क्या कर रहा था। ऑडिटर तो हर साल आता है, हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, तो उसने देखना चाहिए बैंक में पैसा आया कि नहीं आया। देखो अगर आपको
अगर आपको रिलायंस बोल रहा है, जैसे देखो अगर मैं कहूँ आपके साथ यहाँ पे है ना अपने रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखो अगर रिलायंस आपसे क्या कह रहा है, रिलायंस आपसे देखो यहाँ पे कह रहा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में मेरे पास 21,700 करोड़ रुपए है करके, ऐसा रिलायंस आपसे बोल रहा है। ये तो रिलायंस आपसे असर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बोलो, असर्ट। असर्ट का मतलब होता है बताना, क्या होता है बोलो, बताना। तो रिलायंस असर्शन कर रहा है, पॉजिटिव असर्शन, कि मेरे पास 21,714 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर आया था, ऑडिटर ने बैंक के ट्रांजैक्शन को चेक किया, बैंक के अकाउंट को चेक किया, और उसके बाद वो सब होने के बाद मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कितना पैसा है, 21,714 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा है, बराबर। तो ये सेम सवाल पूछा गया सत्यम कंप्यूटर्स के ऑडिटर से, कह रहे भाई साहब तुम जब यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे थे और तुम बोल रहे हो कि हमारे पास एफडी 1000 करोड़ की पड़ी हुई है, अरे तो तुम किस बुनियाद पे बोल रहे हो, मतलब उन्होंने बोला और तुमने मान लिया, ये तो वही बात हो गई ना, उन्होंने बोला तुमने मान लिया। तो इनका कहना था मैंने तो बैंक स्टेटमेंट देखा, बैंक स्टेटमेंट अब फैब्रिकेटेड थे, तो मैं क्या करूं। तो सवाल एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आता है ऐसे 550 और ऐसे 505। तो 505 आपसे कहता है कि अगर अमाउंट बहुत मटेरियल आपको लग रहा है ना, तो आपने उसको चेक करना चाहिए एक्सटर्नली कंफर्म करके, क्या करके बोलो, एक्सटर्नली कंफर्म। एक्सटर्नली कंफर्म मतलब बाहर वाले पार्टी से पूछो कि मेरे बुक्स में तो 1000 करोड़ दिख रहा है, क्या तेरे पास सही में 1000 करोड़ की एफडी है क्या मेरे नाम की, तो बता, समझ रहे क्या। तो आपने एक्सटर्नल कंफर्म करना चाहिए था, मतलब आपने ऐसे को फॉलो नहीं किया, ऐसे को फॉलो नहीं किया, आओ अभी हवेली में, समझ रहे क्या, चलो जेल में तुम भी। तो इसलिए वहां पे ऑडिटर को फैब्रिकेट के, मतलब इसलिए ऑडिटर को वहां पे रिस्पॉन्स, यूजुअली आप देखना कभी भी फ्रॉड हुआ तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते, क्योंकि ऑडिटर का काम है सिर्फ आके रीजनेबल अश्योरेंस देना। वो पहले ही बोल रहे हैं मैं गारंटी नहीं दे रहा, आप समझ रहे क्या, गारंटी नहीं देता वो सिर्फ रीजनेबल। लेकिन अगर आपने नेग्लिजेंटली काम किया ना, तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पहले तो आईसीआई था तो कम से कम पेनल्टी थोड़ी कम लगती थी, अब तो निफ्रा है, तो अब तो आईसीआई भी बजाता है, आईसीआई ने छोड़ दिया तो निफ्रा तो ऐसी तैसी कर देता है, समझ रहे क्या। आपने निफ्रा की पेनल्टीज पढ़ी क्या, है ना, तो आपने देखे होंगे, एक तो पैसा भी रिफंड करो और 3x की पेनल्टी भी भरो, है ना, कहीं पे 6x है, कहीं पे 10 साल की जेल है, कहीं पे 3 साल की जेल है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये उसी के चलते लाया गया। फिर ऐसे बहुत सारे फ्रॉड निकल रहे थे और ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ऑडिटर जब तक इन्वॉल्व नहीं होता है ना, अगर देखो ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहा ना, तो हो ही नहीं सकता कि ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में पता ना चले, सॉरी, है ना। अगर इंडिपेंडेंट है तो मतलब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट थोड़ा सा हल्का सा टेम्पर हुआ है, और जहां टेम्पर हुआ वो ऑडिटर को जेल में जाना ही जाना है, इतना पक्का है, ठीक है। चलिए सर आ जाओ, अब ध्यान दो, अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन लोग पढ़ रहे थे इनहेरिटेंट लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला आज अपन ने क्या देखा, सबसे पहला देखा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जजमेंट्स होते हैं, और सिंपल सी बात है कि इंटरनल कंट्रोल भी 100% तरीके से रिलायबल नहीं होते। फिर दूसरा मैंने क्या पढ़ा है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगा के क्या गैदर करता है बोलो, ऑडिट एविडेंस। क्या गैदर करता है बोलो, ऑडिट एविडेंस। सारे लोग बोलो क्या गैदर करता है, ऑडिट एविडेंस। इस ऑडिट एविडेंस में भी लिमिटेशंस होते हैं, जैसे मैं 100% ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करता। दूसरा, मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती। मैनेजमेंट भी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कंसील कर सकती है, फैब्रिकेट कर सकती है डॉक्यूमेंट को, और ट्रांजैक्शन आरपीटी के साथ करेंगी, यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करेंगी और मुझे नहीं बताएंगी। आप समझ रहे हैं क्या। तो ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिमिटेशंस के अंदर आ जाती है, जिसके कारण मैं प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पाऊंगा। और जहां प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पाया मतलब मेरे को क्या नहीं मिलेगा, एविडेंस नहीं मिलेगा। और एविडेंस नहीं मिलेगा तो क्या होगा बताइए मुझे, क्या मैं रिपोर्टिंग कर पाऊंगा अच्छे से, नहीं सर नहीं कर पाऊंगा। किसी को कोई भी दिक्कत ये 2 पॉइंट्स में बोलो जल्दी से, नहीं आ जाइए। उसके बाद देखो, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये पढ़ा हुआ पॉइंट है। ऑडिट क्या इन्वेस्टिगेशन होता है क्या, नहीं सर। ऑडिट तो मैं तो जा रहा था लेकिन मुझे क्या मिल गया, फ्रॉड मिल गया, मुझे एरर मिल गया या मिसस्टेटमेंट मिल गया, उसको ऑडिट बोलते हैं। हाँ, जहां पे पहले से मैं सोच के जाता हूं कि मेरे को ये ढूंढना है, उसे क्या बोला जाता है, इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। ओके, अब देखो फोर्थ, timeliness of financial reporting and decrease in the relevance of information over the period of time।
जैसे देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, जो इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन की वो घटते हुए जाती है। आपको लगता है कि क्यों आजकल इतनी लिस्टेड कंपनी जल्द से जल्द अपना ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट डाउन करना चाहती है एजीएम के अंदर? इसलिए क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन पुरानी हो गई तो उसका उतना रेलेवेंस नहीं रहेगा। आप समझे क्या? अब भी मार्च हुआ और मैं तुरंत अगर 1.5-2 महीने के अंदर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे देता हूं तो इससे शेयर होल्डर्स में पॉजिटिव इमेज जाती है। क्या पॉजिटिव इमेज? कि पहले एंटिटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है ट्रांजैक्शन की, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हुआ। दूसरा, अगर वो ऑडिटेड है तो सामने वाले को भरोसा होगा। और आप सोच के देखो, 2 महीने पहले अगर एकदम तगड़ा रिजल्ट कोई एंटिटी का आया है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ने वाला है क्या? और शेयर प्राइस बढ़ा तो मार्केट में पॉजिटिव इमेज है क्या? हाँ सर, पॉजिटिव इमेज है। आप समझ रहे क्या बात को? तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली आप देखो ना, अभी जैसे सोलार इंडस्ट्रीज की बात करूं मैं, जिस दिन उसका रिजल्ट आने वाला था उसके पहले दिन वो समथिंग 8,100 पे था, और कल की अगर मैं बात करूं मतलब 4-5 दिन के अंदर वो 8,900 के आसपास चले गया। समझे? 4 दिन में 800 का जंप। आप समझ रहे क्या? अब किसी ने अगर मान लो 1000 शेयर लेके रखे होंगे तो 8 लाख रुपए बना लिया 4 दिन के अंदर। अब समझे क्या बात जो कह रहा हूं मैं? तो ये सब क्या हुआ बेटा? इंपॉर्टेंस के कारण। क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा हूं ना, अरे 1.5 महीने पहले उस कंपनी ने 9,000 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, प्रॉफिट अच्छा कमा दिया, मतलब उसके हाथ में अच्छे प्रोजेक्ट्स है, यानी इस साल भी ग्रोथ पक्की है। आप समझ रहे? तो इसलिए क्या बोला गया है कि टाइमलीनेस बहुत ज्यादा मैटर करता है इंफॉर्मेशन। लेकिन यार अगर टाइमलीनेस से मेरे को रिपोर्ट करना है तो मैं क्या 100% ट्रांजैक्शन चेक कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या कर पाऊंगा? केवल रीजनेबल अश्योरेंस ही दे सकता हूं, उससे ज्यादा मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम कैसा होता है? लिमिटेड टाइम होता है, और लिमिटेड टाइम के अंदर चेकिंग भी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। 100% चेकिंग पॉसिबल नहीं है, ऐसा यहां पे बोला गया। ठीक है सर। अब आता है फ्यूचर इवेंट। जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ऑडिट कर दिया, इसका मतलब क्या गारंटी होती है क्या कि कल चल के कंपनी को कुछ नहीं होगा? ऐसा नहीं है। सत्यम कंप्यूटर्स, अरे भैया मार्च में दिया और वो समझना अगस्त सितंबर में तो खेल हो गया पूरा। अब समझ रहे क्या? मैं ये कह रहा हूं कि ऑडिट करने से फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर गारंटी आए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझे? एक जमाने में रिलायंस कम्युनिकेशन टॉप पे था, मतलब आप समझे क्या? रिलायंस कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेशन, उसके नीचे बीएसएनएल और बाकी सब टेलीकॉम। आज रिलायंस कम्युनिकेशन का है? कहीं भी नहीं है। आज तो है ही नहीं वो मार्केट में। आज तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तो कोई भी यूज नहीं कर रहा है। समझ रहे? तो 2 ही प्लेयर बच गए अब तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कह रहा हूं कि आप सोच के देखो, वो अब जिस समय रिलायंस कम्युनिकेशन था उस समय उसका भी ऑडिट हुआ होगा, उन्होंने भी ऑडिट करके ऑडिटर ने बोला होगा कि हाँ रीजनेबल अश्योरेंस की एफएस में एमएम नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन इसका मतलब ये गारंटी थोड़ी होती है कि कल चल के कंपनी चलती रहेंगी। हो सकता है कोई ऐसे इवेंट हो जाए जिसके कारण कंपनी क्या होंगी? बर्बादी की कगार पे आ जाए। आप समझ रहे क्या? तो इनका कहना है भैया सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे इवेंट एंड कंडीशन है जो अफेक्ट करते हैं एंटिटी को एडवर्सली मतलब जोर से एकदम अफेक्ट करते हैं। ठीक है? यस। देखो, चेंज इन मार्केट कंडीशन हो सकता है, जैसे नोकिया। अब समझ रहे? एक जमाने में नोकिया कितना टॉप नॉच कंपनी थी, आज तो नोकिया को कोई भी यूज नहीं करता। नोकिया के मालिक खुद यूज नहीं करते होंगे मेरे हिसाब से। समझ रहे? भारी हो गया हूं मार्केट से। क्यों? क्योंकि मार्केट कंडीशन बदल गई। लोगों ने जब यहां पे सोचा कि टच स्क्रीन फोन लाएंगे, नोकिया बोलता मैं नहीं बदलूंगा, नहीं, तो लोगों ने उसको बदल डाला। समझ रहे? फिर इसके बाद क्या, मान लो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, तो अलग अलग मल्टीपल रीजन होते हैं जिसके कारण मेरी कंपनी फेल हो सकती है। तो ऑडिट गारंटी नहीं देता कि मेरी कंपनी क्या होने वाली है? चलती रहने वाली है, ऐसी कोई भी क्योंकि बहुत सारे अदर मार्केट कंडीशंस होते हैं जो मेरे कंपनी को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बोलो जल्दी से। अफेक्ट करते हैं। इसलिए ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता। क्या आप बात को समझे? ये सारे इनहेरिटेंट लिमिटेशंस है जिसके कारण क्या होता है बताइए? जिसके कारण ऑडिटर कैसा अश्योरेंस देता है? रीजनेबल अश्योरेंस देता है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत, एकदम आराम से, एकदम धीरे धीरे चल रहा है। और बताइए, और इससे भी स्पीड स्लो करना है कि ठीक है चलेगा ना? आओ देखो, आओ आपको एक बार रीड करवा देता हूं, फिर उसके बाद फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए क्या
The process of audit suffers from certain inbuilt limitation due to which auditor cannot obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement whether due to fraud or limitation as follows. ठीक है, देखिए क्या सबसे पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा है नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चौथा है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और आखिरी में क्या आता है फ्यूचर इवेंट्स. क्या आता है बोलो, फ्यूचर इवेंट्स. देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मेनी जजमेंट, जजमेंट को अंडरलाइन करो बाय मैनेजमेंट. These judgments involve कैसे decisions, subjective decisions और degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that FS are free from material misstatement whether due to fraud and error. मतलब क्या, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 7% ही लगाना था, लेकिन मैनेजमेंट ने जानबूझ के 9% लगाया, पर इसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो नहीं पता चलने वाला. तो उसके बारे में पहला पॉइंट था. देखो, वन ऑफ द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशन फॉर कंडक्टिंग ऑडिट इज दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद FRF एंड डिवाइजिंग सूटेबल कंट्रोल. डिवाइजिंग का मतलब होता है लगाना, कि इंटरनल कंट्रोल को लगाएगा कौन, डिवाइस कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा. ठीक है. However, such control may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation. लेकिन क्या होता है, क्योंकि उसके खुद के लिमिटेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही दे. समझे क्या आप बात को? अरे बोलो ना जल्दी से, समझे क्या है ना. जैसे जरूरी नहीं है कि कैमरा हर एक रिकॉर्डिंग कैप्चर करे. अब लाइन चले गई थी बेटा, मान लो जो इसका इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो भी चला गया, तो उसके बीच में क्या हुआ, समझ रहे क्या बात को? मान लो सब गैंगअप होके बेटा उसको दनादन मार दिए, अब किसको पता चल रहा, एग्जांपल, तो किसको पता चल रहा, पता चला क्या, नहीं पता. ऐसा करना मत, लेकिन है ना. तो किसको पता चला क्या, नहीं पता चला. तो ये क्या हुआ, अपने आप में लिमिटेशन है रे उसके, नहीं कर सकते अपन कुछ चीजें, है ना. चलो आओ फिर देखिए, फिर बात करेंगे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. The auditor carries out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedure. However, there are practical and legal limitation on ability of auditor to obtain evidence. He forms his opinion only by testing samples. It is an example of practical limitation on auditor's ability to obtain audit evidence. Management may not provide complete information as requested by auditor. There is no way by which auditor in this case be provided with required information. He can only report. The management may consist of dishonest and unscrupulous people which may itself involve in the fraud. Documents fabricated before auditor may lead them to believe that audit evidence is valid. However, in reality such document may be fake or non-genuine, मतलब सही documents नहीं हो. Some related party transactions may be paper transaction which auditor may not be able to detect. जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत कॉमन फ्रॉड होता है जीएसटी के अंदर. क्या होता है, लोग है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए फेक बिल सामने वाले से ले लेते हैं. अब मान लो 1 लाख रुपए का मैंने बिल लिया, तो उसके ऊपर 18% का जीएसटी, मतलब 18,000 की मेरी बचत होंगी. तो मैं सामने वाले के अकाउंट में डालता हूं 1 लाख रुपए, 1,18,000 डालूंगा रादर, क्योंकि पूरा बिल है ना 1,18,000 का, और वो मुझे बदले में 1,13,000 रुपए कैश में वापस कर देता है. समझ रहे हैं आप बात को? तो 5,000 रुपए उसने कमाया और 18,000 रुपए का बेनिफिट, 18,000 माइनस 5,000 मतलब क्या, 13,000 का मेरा बेनिफिट. समझे क्या? तो ऐसे केस में ये क्या हुआ. अब मुझे बताओ यार, अगर कोई डॉक्यूमेंट का मुझे इनवॉइस कॉपी दिख रहा है, मुझे जीएसटी में क्रेडिट नजर आ रहा है, 2A में भी दिख रहा है, अरे अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज एक ही और इशारा कर रहे हैं कि परचेज हुआ है, तो क्या मैं अज्यूम करूंगा परचेज हुआ है, हाँ सर हुआ है, बट एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं. तो इसके लिए मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता. ये लिमिटेशन है ऑडिट के.
ठीक है, चलिए सर आओ नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर कैनॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर्स, क्योंकि हमारा ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। देखो द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीज होता है, मतलब समय के साथ साथ घटता है ओवर द टाइम, एंड ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर, therefore balance has to be struck between reliability of information and cost of obtaining it। मैं आपको बताऊं, जो ये एंटिटी वाले होते हैं, जो बिग फोर वाले होते हैं ना, आप ऐसा समझ लो कि ये 2 आर्टिकल्स को भिजवाएंगे ऑडिट करने के लिए, ठीक है ना। ये लोग घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं, इनका होता है 1200 रुपए प्रति आवर का रेट होता है। मान लो अगर आज इनके लोगों ने 10 घंटा काम किया इंटू 2 यानी कि 20 घंटे का काम किया, इंटू 1200 कर लो यानी कि 24,000 का एक दिन का उनका फीस बन गया। समझ गए क्या? अब जितने दिन वो रुकेंगे यहां पे तो उतने दिन के आवर्स में कैलकुलेट कर लो जितना उन्होंने काम किया, उनका रहना खाना पीना सब कुछ आपके तरफ। तो एंटिटी को भी तो पुराना चाहिए बेटा। अगर कोई व्यक्ति 1 साल के लिए ऑडिट करने आ गया, आप समझो मैं तो गया काम से, जितना उसका बेनिफिट नहीं है भैया, जितना कुछ कुछ के केस में तो जितना प्रॉफिट नहीं कमाया उससे ज्यादा तो ऑडिटर को दे दिया है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट एंटिटी एडवर्सली। एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है ना, तो कभी कभार फ्यूचर इवेंट्स कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण बेटा क्या होता है, बोलो ना, जिसके कारण यहां पे एंटिटी अफेक्ट की जाती है। अब देखो क्या, द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन, emergence of new business models, products due to onset of some adverse events. Therefore, it is in the view of above factors that auditor cannot provide guarantee that FS are free from material misstatement and fraud and errors. तो ये सारे क्या है बेटा, limitations के अंदर आ जाते हैं। अब आप एक बात देखोगे तो देखो ये नेचर है, ये नेचर है और ये नेचर है, बराबर है क्या? तो इनहेरिटेंट लिमिटेशन आया तो बोलो क्या क्या, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, फिर उसके बाद नेचर नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर दो कौन से जो अपने को नहीं ध्यान रहेंगे, एक रहेगा टाइमलीनेस और दूसरा रहेगा फ्यूचर इवेंट। एक क्या रहेगा, टाइमलीनेस और दूसरा रहेगा फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है ना, चलो तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे, अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, बोलो ना, यहाँ पे अपन ने देखा क्या, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन लोग, इनहेरिटेंट लिमिटेशंस के बारे में। किसके बारे में बोलो, इनहेरिटेंट लिमिटेशन। मतलब एग्जाम में सवाल आया कि बताओ ऑडिटर क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, तो आप बोलोगे इनहेरिटेंट लिमिटेशंस के द्वारा। 5 इनहेरिटेंट लिमिटेशन कौन से, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फ्यूचर इवेंट्स और टाइमलीनेस। बराबर है 5, है ना। एक बार गो थ्रू कर लो फट से, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे फिर।
चलो आ जाओ, हो गया, पढ़ लिए क्या आप लोगों ने? आ जाइए जल्दी से। अब बात करेंगे किसके बारे में? एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आ जाओ जल्दी से। इसका वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हो। आओ ध्यान दो। सर एंगेजमेंट का क्या अर्थ होता है समझो। एंगेजमेंट का अर्थ होता है बेटा यहाँ पे क्या, एंगेजमेंट का अर्थ होता है, सुनो ना, कि सर एक ऑडिटर सर्विस प्रोवाइड करेगा और बदले में एंटिटी उसको क्या देंगी, बदले में एंटिटी उसको पैसे देंगी। समझ रहे हैं आप बात को, है ना? और इसके बीच में एक जो ऑफिशियल एग्रीमेंट हो जाए कि भैया मैं तुम्हें ऑडिटिंग की सर्विसेज दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या देना, पैसे देना, तो उसे क्या बोला जाता है? एंगेजमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, एंगेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। अब बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बोलो जल्दी से। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट के बारे में सर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट में क्या क्या आता है, सारे चीजों को समझेंगे। देखो क्या, सबसे पहला मुझे बताइए, अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, क्या होता है? बोलो, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, तो क्या लगता है आपको, ऑडिट करने के बाद क्वालिटी इंप्रूव होंगी कि नहीं होंगी? हाँ सर, इंप्रूव होंगी। और क्वालिटी इंप्रूव होंगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। मतलब सर ऑडिट की मदद से क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता चलता है और उसके कारण सामने वाले यूजर्स यानी कि आईयू का क्या बनता है? बोलो, कॉन्फिडेंस एनहांस होता है। पढ़ाया क्या अपन ने, है ना? यस सर। चलिए अब देखो, अब क्या बोला जा रहा है सर? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता कौन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। लेकिन आप सोच के देखो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस एंटिटी के बनते हैं, उस एंटिटी के अंदर स्टेक जो है, पैसा जो लगा हुआ है, वो किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है। तो जब मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता हूं तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि इनका जो स्टेक है, इनका जो स्टेक है इस एंटिटी में, मैं इसको प्रोटेक्ट करके रखता हूं। बोलो ना जल्दी से। मतलब सर ऐसे लोग जो मेरे डे टू डे अफेयर्स में नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन जिनका स्टेक, जिनका पैसा लगा हुआ है कंपनी में, मैं उनको दिलासा दिलाता हूं कि आपका पैसा सही जगह लगा हुआ है, आप टेंशन मत लेना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बराबर है? तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनेजमेंट बनाता है और शेयर होल्डर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर। तो मैं क्या करता हूं? ऑडिट सेफगार्ड करता है। क्या करता है? बोलो, सेफगार्ड करता है। किसको? फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन को, दोस हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी। मतलब सर जो कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन मैं उनके इंटरेस्ट को बचाए रखता हूं। ठीक है, तो पहला ऑडिट से क्या बढ़ा? क्वालिटी बढ़ी। दूसरा ऑडिट से क्या हुआ? सेफगार्ड हुआ। बोलो क्या हुआ? सेफगार्ड हुआ। क्या सेफगार्ड हुआ? फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेफगार्ड हुआ। किसका? शेयर होल्डर्स का। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करता है तो क्या आपको लगता नहीं उसको डर बना रहेगा जब कंपनी में ऑडिट होगा? तो अगर एम्प्लॉय कर रहा है फ्रॉड, वो जानता है कहीं ना कहीं कि अभी मेरे ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति आएगा जो मुझसे बहुत सारी डिटेल्स पूछने वाला है, जो मुझसे बहुत सारी डिटेल्स मांगने वाला है। तो अगर मैंने कुछ गलत किया और मैं पकड़ा गया तो पक्की बात है क्या कि मुझे यहाँ पे, मतलब आप समझ रहे हैं क्या कि गड़बड़ हो सकती है करके? डेफिनेटली। तो ये एम्प्लॉइज के ऊपर मॉरल चेक की तरह काम करता है। मतलब हमेशा डर का माहौल बना के रखता है कि कभी भी ऑडिटर आ सकता है। देखो, हम जो बात कर रहे हैं ना, हम अभी बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में। ऑडिट है ना, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको बताया था शायद। इंटरनल ऑडिट होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं, फिर होते हैं टैक्स ऑडिट्स होते हैं, जीएसटी ऑडिट्स होते हैं। जैसे इनकम टैक्स का भी ऑडिट होता है, जीएसटी का भी ऑडिट होता है। आप समझ रहे? इंटरनल ऑडिट भी होता है। इंटरनल ऑडिट में अपन लोग एम्प्लॉइज की तरह हायर करते चार्टर्ड अकाउंटेंट को और उनको बोलते तुम 100% ट्रांजैक्शन को चेक करो। एक्सटर्नल ऑडिटर उसके द्वारा किया जाता है जो कंपनी से एसोसिएट नहीं होता। आपने सेक्शन नंबर 141(3) पढ़ा हुआ है, आप समझे क्या? तो वो इसलिए वो क्यों है 141(3) के डिस्क्वालिफिकेशन? ताकि हम ऐसे व्यक्ति को हायर करें जो अपने आप में इंडिपेंडेंट, क्या होना चाहिए? बोलो ना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। समझे क्या आप बात को, है ना? तो अगर वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा क्या उसके बातों पर? मुझे बताओ ना सर, आपको इंटरनल ऑडिट के ऊपर ज्यादा भरोसा होगा या एक्सटर्नल ऑडिट के ऊपर? एक्सटर्नल बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। पर अगर
कोई मेरा एम्प्लॉय है यानी कि वो इंटरनल ऑडिटर है, तो क्या मैं उसके ऊपर कंट्रोल जमा सकता हूं क्या? हाँ सर जमा सकता हूं, इसलिए वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो देखो क्या एम्प्लॉइज अगर रहे तो यहां पे क्या रहने वाला है? मॉरल चेक। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होता है इन डिटरमाइनिंग टैक्स। कैसे सर? टैक्स ऑडिट होता है, जीएसटी ऑडिट होता है, जिसके अंदर मैं आ जाओ आपको एक बताता हूं क्या है टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट। देखो अभी है ना बेटा, आप लोगों का टैक्स पढ़ के हो गया ना, इनकम टैक्स, उसमें ऑडिट वाला आया था क्या? 44AB और कुछ कुछ ऐसी चीजें है ना। देखो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि टैक्स के अंदर है ना टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? बोलो टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का मतलब क्या है समझना। देखो ये जो एंटिटी होती है बेटा, ये साल भर में बिजनेस करती है, बराबर है ना? बिजनेस करेंगी, बिजनेस करेंगी मतलब क्या कमाने वाली है? प्रॉफिट कमाने वाली है। अब आप जानते हो कि अब गवर्नमेंट इतनी तो बेवकूफ है नहीं कि पूरा एक साल इंतजार करे आपके टैक्स को पे कराने के लिए, तो ये आपसे क्या लेते रहती है? एडवांस टैक्स लेते रहती है, बराबर है। अब जब ये पूरा साल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यहां पे टैक्स को कंप्यूट किया जाता है। कंप्यूट करके आप एडवांस टैक्स को माइनस कर देते हो और उसके बाद जो भी आपको पैसा बचा ना बेटा, ये पैसा आपको पे करना पड़ता है या ये क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है, बराबर। ये एक्चुअल में ये किसको निभाना पड़ता है? ये करना पड़ता है एंटिटी को। किसको करना पड़ता है? बोलो एंटिटी को। पर एंटिटी ने उसको बराबर से किया या नहीं किया, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप ये जो करते हो ना, इसके साथ एक टैक्स रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दे देना। क्या दे देना? बोलो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, कि आपने ये जो टैक्स का कैलकुलेशन है ना, ये सब बराबर से किया है, ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करा लेना। और जब चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको ये सर्टिफिकेशन भेज देगा तो हम अज्यूम कर लेंगे कि आपने सब बराबर से किया है। आप इमेजिन करो फॉर एग्जांपल 2 करोड़ जनता का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होता है, तो क्या मैं 2 करोड़ लोगों को चेक कर सकता हूं क्या? नहीं, मैं इसमें से 20,000 को चुनूंगा और इनकी स्क्रूटनी निकालूंगा। स्क्रूटनी का मतलब होता है डिटेल में। अब गवर्नमेंट देखो, ऑडिटर ने तो बोल दिया बराबर है, पर गवर्नमेंट का भी काम है ना बराबर है कि नहीं ये चेक करना, तो वो स्क्रूटनी में बोलते हैं आओ अभी हवेली पे और आ जाओ, चलो बताओ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ आपने टैक्स कैसे कैलकुलेट किया, बताओ आपका सेल कितना है, परचेस कितना है, प्रॉफिट कितना है, इनकम एक्सपेंस, सारी चीजें पूछते हैं आपसे, पूरी पंचायत करेंगे आपसे। आप समझ रहे बात को? तो वो उसे बोला जाता है स्क्रूटनी। क्या बोला जाता है? बोलो स्क्रूटनी। तो देखो, लेकिन आप सोच के देखो ना, ये जो 20,000, 2 करोड़ माइनस 20,000 लोग हैं, वो कैसे हो गए? तो गवर्नमेंट के लिए आपके टैक्स ऑडिट के कारण हेल्पफुल रहा कि बराबर से टैक्स हुआ या नहीं हुआ कैलकुलेट, ये चीजें बराबर है। क्या समझे? क्या सारे लोग बोलो जल्दी से, है ना? यस सर। अब देखो 5th पॉइंट, कोई भी व्यक्ति अगर लोन दे रहा है बेटा, तो वो किसके ऊपर भरोसा करेगा? अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑडिटेड बैंक किस पे ट्रस्ट करेगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पे कि नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट पे? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्टिफाई करके दे दे फाइनेंशियल्स को। बेटा अकाउंटेंट, एक बीकॉम वाला व्यक्ति भी बैलेंस शीट बना के दे सकता है, लेकिन वो बैलेंस शीट एक्यूरेट है या नहीं है, ये सीए के ऊपर जिम्मेवारी दी जाती है कि तुम चेक करके बताना सब कुछ बराबर है। और सब कुछ बराबर है तो साइन करना मेंबरशिप नंबर के साथ और यूडीआईएन नंबर के साथ। पढ़ा है अपन ने यूडीआईएन? आपने पढ़ाऊंगा कहीं पे? निफ्रा नहीं, चल दो, ठीक है। तो यूडी मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। तो उसके अंदर यूडीआईएन नंबर आपको देना पड़ता है, यानी कि यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले क्या था, बहुत सारे अकाउंटेंट बैलेंस शीट बनाते थे, फेक सीए की सिग्नेचर कर लेते थे, पर और मेंबरशिप नंबर भी डाल देते थे। अब बैंक वालों को कैसा पता चले कि ये फेक है कि ओरिजिनल? तो अब दिया जाता है यूडीआईएन नंबर। मतलब एक डॉक्यूमेंट जैसे अपना आधार नंबर होता है, वैसा डॉक्यूमेंट का यूडीआईएन नंबर होता है। मतलब वो जो अथॉरिटी है ना बेटा, वो क्या कर सकती है? चेक कर सकती है कि ये डॉक्यूमेंट को एक्चुअली ने सीए ने सर्टिफाई किया कि नहीं किया। समझ रहे बात को? तो ये होता है यूडीआईएन नंबर। तो कोई भी बैंक या कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो आपको पैसा देना है या नहीं देना है, उसके लिए चेक करती है क्या? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट देखो सर, मुझे बताइए ऑडिट में शब्द का क्या इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे में शाल शब्द हुआ है क्या? नहीं। क्या पक्का ऑडिटर को फ्रॉड दिखने वाला है, एरर दिखने वाला है? नहीं। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, ठीक है। उसके बाद ऑडिट क्या करता है? रिव्यू करता है। बोलो क्या करता है? रिव्यू करता है। किसको रिव्यू करता है? कंट्रोल्स को।
कौन से कंट्रोल्स के बारे में बात हो रही होंगी? है बिल्कुल सही कह रहे, कौन से कंट्रोल्स होंगे? इंटरनल कंट्रोल्स। देखो मैं चेक करूंगा कि इंटरनल कंट्रोल है क्या और ये सही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं क्या। क्या कहा मैंने? बोलो, इंटरनल कंट्रोल्स है क्या और ये सही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं क्या। देखो कैमरा का होना और वो सही तरीके से ऑपरेट होना दोनों में फर्क होता है। वाईफाई का होना, सही तरीके से ऑपरेट होना, दोनों में फर्क होता है। आप समझ रहे? मोबाइल में पासवर्ड लगाना लेकिन फिर भी गेम डाउनलोड हो जाते, कैसे? तो कंट्रोल का होना और उसका सही तरीके से ऑपरेट करना दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं बात को? तो देखो क्या मैं एज अ ऑडिटर चेक करूंगा आपके कंट्रोल्स को और उसके ऑपरेशंस को, और उसके अंदर अगर कुछ कमियां मुझे दिखती है, कुछ डेफिशिएंसीज, कुछ कम चीजें, लिमिटेशंस मुझे दिखते हैं, तो मैं उसको बताऊंगा क्या सामने वाले व्यक्तियों को? बिल्कुल बिल्कुल बताने वाला हूं। जैसे देखो ऐसा बोला जाता है कि जनरली जो कैशियर है ना, कैशियर और अकाउंटेंट एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैशियर और अकाउंटेंट एक ही व्यक्ति रहा तो फ्रॉड करना बड़ा आसान हो जाएगा। मान लो किसी डेटर ने पैसा दिया, मैं तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो ही नहीं करूंगा, मैं कल चल के बैड डेट्स मार के राइट ऑफ कर दूंगा, किसको क्या पता चल रहा बड़े बड़े कंपनी में, बराबर। तो इसलिए आप देखना कैशियर और अकाउंटेंट जनरली अलग अलग पर्सन होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें इंटरनल कंट्रोल की कैटेगरीज के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं बेटा ऑडिट के। एक बार क्विकली रिवाइज करो। देखो ऑडिट से क्वालिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। दूसरा, सर ये किसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स के। फिर बोला एम्प्लॉयज के हिसाब से क्या है? ये मॉरल चेक के तौर पर काम आता है। फिर यहां पे क्या बोला गया कि गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल है इन डिटरमाइनिंग टैक्स। सर अगर कोई भी पैसा देना चाहता है तो उनके लिए बेनिफिशियल है। और ऑडिट यहां पे फ्रॉड और एरर को हो सकता है ढूंढे, या ऑडिट क्या करता है? मतलब जैसे एम्प्लॉयज के लिए ऑफर लेटर होता है ना, वैसे ऑडिटर के लिए क्या होता है? एंगेजमेंट लेटर। आ जाइए एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। पर्पस क्या होता है? टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट देखो बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट एंड व्हाई इट इज नीडेड। पहला, ऑडिटर कैसा प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। It gives confidence to the users that information they are relying is qualitative, मतलब quality है इसके अंदर, and is outcome of exercise carried out by the following auditing standards globally। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे का प्रयोग करता है और ऑडिट करता है और उसके मदद से वो डिसीजन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखो, ऑडिट सेफगार्ड्स इंटरेस्ट, मार्क करो, सेफगार्ड इंटरेस्ट of shareholders as financial statements are prepared by the management of company। तो एफएस को बनाता कोई और है और उसको, समझ रहे हैं आप बात को, और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस किसी और को चाहिए, ऐसा यहां पे बोला गया, ठीक है। अब देखो, द ऑडिट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज। मतलब क्या बोला गया कि एम्प्लॉयज के ऊपर मॉरल चेक है कि वो फ्रॉड को कमिट नहीं कर सकता, उसको डर लग रहा है कि कल चल के हो सकता है फ्रॉड के कारण क्या हो जाए, फ्रॉड के कारण मेरा मतलब जो भी मैं अगर ऑडिट के कारण मेरा फ्रॉड बाहर आ जाए। फिर देखिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मदद करते हैं किसको? गवर्नमेंट को, किस तरीके से? टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए। फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा करके लेंडर्स, बैंकर्स क्या देते हैं? क्रेडिट देते हैं कि एक एंटिटी को पैसा देना है या नहीं देना है। फिर ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट एरर या फ्रॉड। में शब्द के ऊपर ध्यान रखना, यहां पे में बोला गया है। फिर बोला गया है कि ऑडिट रिव्यू करता है अबाउट एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल्स, और अगर कल चल के उसके अंदर डेफिशिएंसीज पता चली, कमी पता चली, तो उसको भी पॉइंटिंग आउट करता है क्या? डेफिनेटली करता है ऑडिट के अंदर, ठीक है ना। चलिए सर देखो यहाँ पे, देखो जब आप लोग बैंक ऑडिट में जाते हो ना बेटा, तो बैंक ऑडिट में लाइक लिटरली आप लोग चीजों को चेक करते हो वहां पे। जैसे कि बैंक में आपने देखा होगा कि सामने गन लेके बेटा एक वो हमेशा वॉचमैन खड़ा रहता है। वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि हर एक ब्रांच में रहना ही चाहिए वैसा पर्सन, समझे क्या? बैंक के हर कैमरा काम करना ही चाहिए।
बैंक की जो तिजोरी होती है उसके अंदर दो लोगों की चाबी लगती है, पहला मैनेजर और दूसरा डिप्यूटी पे जो डीएम होता है ना, जो दूसरा मैनेजर होता है उसका, मतलब जो अगली बार मैनेजर बनने वाला है, वो जब तक दोनों अपने कीज को इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक वो लॉकर नहीं खुलता। मतलब दोनों लॉकर, फिर वो कुछ कोड डालो और उसके बाद ऐसा। आप लिटरली जब बड़ी बैंक्स का ऑडिट करने जाओगे ना, तो जब क्या होता है, जैसे आरबीआई के विजिट में आपने देखा होगा शायद, अगर उन्होंने बताया या नहीं बताया, तो उन्होंने वो है ना ऐसी बड़ी सी तिजोरी होती है और लिटरली जैसे अपन देखते हैं ना ऐसा वो चक्के जैसा घुमाते हैं, फिर की इंसर्ट करते हैं, वैसा ही पूरा तामझाम होता है। समझ रहे क्या? क्योंकि आप सोच के देखो ना, कितना सोना, कितने बॉन्ड्स, कितने शेयर्स या क्या क्या चीजें नहीं पड़ी होती है। कैश, मेन सबसे ज्यादा चीजें कैश और एफडी की रिसीट, ठीक है ना। वो एफडी की रिसीट कोई भी प्रिंट करके कल चल के एनफोर्सेबल बन जाएंगे बेटा, वो बेयरर डॉक्यूमेंट आ जाता है वो, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या करके रखते, वो बहुत ज्यादा इंटरनल कंट्रोल लगा के रखते हैं, है ना। तो ये सारी जो चीजें अपने को मदद करता है जानने में कि इंटरनल कंट्रोल बराबर है क्या, और उसमें अगर आपको कुछ कमी नजर आई तो आप उसको क्या कराते हो, हाईलाइट कराते हो। बोलो क्या करवाते हैं, हाईलाइट कराते हैं, ठीक है ना। एक बार गो थ्रू करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट में, जल्दी जल्दी थोड़ा सा, और किसी को भी कोई पॉइंट है पूछ लो। आपको कुछ लिखना है, ये वाले आपने लिखे नहीं होंगे शायद, है ना, लिख भेजो आपको ग्रुप पे, ठीक है। आज का कुछ भी नहीं हुआ है क्या लिख के? आज यही है ना, मतलब यही से लिखना है ना आपको, इनहेरेंट एंड लिमिटेशन से, ठीक है। प्लीज सब लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए बाद में रिवीजन के लिए, है ना। इतनी सारी मॉड्यूल पलट के नहीं होने वाली है आपसे एग्जाम के 1.5 दिन पहले, ये सिर्फ अभी होती है, अभी पढ़ पढ़ के हो जाएगा, बाद में नहीं होने वाला है। तो सारे लोग एक क्वेश्चन जो मैं दूं और दूसरा ये आपको लिखते हुए चलना ही चलना है, ठीक है ना। चलो, कुछ मिनटों में आपके लाइक लिटरली पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर आपके नोट्स पूरे रेडी रहते हैं तो, है ना। चलो आओ आगे बढ़े, क्या बोलो, जल्दी से आगे बढ़े। यस आओ, ध्यान दो। उधर कहाँ घूम रहे हो? चलो आ जाएंगे, अब ध्यान दो। देखिए सर, पहली बात बनती है कि ऑडिट क्या मैंडेटरी है क्या? तो इसका जवाब है कुछ केस में यस और कुछ केस में नो। ये कैसा जवाब हुआ मैंडेटरी का? इसका अर्थ यह है कि ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। जैसे जब कोई लॉ बोले, जैसे इनकम टैक्स एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसा है, प्रोफेशन में अगर 50 लाख के ऊपर रिसीट चले गई तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ता, फिर आप वो प्रिजम्पटिव वाली लिमिट नहीं ले सकते। अब समझ रहे क्या बात को? 8% का प्रॉफिट के नीचे अगर आपको बताना है तो ऑडिट कराना ही पड़ता, फिर समझे। तो ये क्या हुआ, कभी कभार जो लॉ होता है वो कहता है कि आपको ऑडिट कराना ही पड़ता है। दूसरा, कभी कभार जो आपकी एंटिटी है, जैसे कंपनीज एक्ट में इट्स कंपलसरी कि आप ऑडिट कराओगे ही कराओगे, लेकिन प्रोप्राइटरशिप को कंपलसरी है क्या? नहीं। पार्टनरशिप को कंपलसरी है क्या? नहीं। एलएलपी को फिर से कंपलसरी करा है। आप समझ रहे क्या? तो कभी कभार नेचर ऑफ एंटिटी से भी फर्क पड़ता है। अगर आपकी एंटिटी का नेचर कुछ ऐसा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ता है क्या? यस सर, कराना पड़ता है। और तीसरी चीज होती है आपकी रिक्वायरमेंट्स। क्या होती है बोलो? रिक्वायरमेंट्स। जैसे आपने सुना होगा, यहाँ पे बहुत सारे अपने कॉलेजेस है नागपुर में जो गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे मैं ना वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज में था मैं, है ना। तो वो कॉलेज के अंदर वहां पे है ना, मेरी जो फीस थी बीकॉम की वो 500 रुपए फीस थी। अब क्या सही में 500 रुपए में कुछ होता होगा क्या?
बताओ ना, 500 या 1100 कुछ तो भी ऐसी फीस थी, होता होगा क्या नहीं? उनको क्या मिलता है? गवर्नमेंट से ग्रांट आता है। क्या आता है बोलो? ग्रांट आता है। ग्रांट मतलब एक प्रकार का डोनेशन समझ लो, कि तुम क्या करो, बच्चों को पढ़ाओ करके, समझ रहे? तो ऐसे केस के अंदर कभी कभार ग्रांट लेने के लिए या लोन लेने के लिए अपने को क्या कराना पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है बोलो? एफएस का ऑडिट कराना पड़ता है। वैसे तो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, वैसे तो नहीं है, लेकिन समझना क्या, कि कभी कभार अपनी रिक्वायरमेंट्स, एक्ट के रिक्वायरमेंट्स और नेचर ऑफ एंटिटी कुछ ऐसी होती है जिसके कारण अपने को ऑडिट करवाना पड़ता है। ठीक है, आ जाइए, चलो क्विकली पढ़ लेंगे, बहुत फालतू पॉइंट्स है। देखो, ऑडिट मैंडेटरी और वॉलेंटरी। तो ऑडिट इज नॉट लीगली मैंडेटरी। एंटिटीज जैसे कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट कंपल्सरी ऑडिटेड अंडर लॉ। Even non-corporate entities may be compulsory required to get audited under income tax laws. फिर बोला गया some entity are required to get audited for obtaining grants. Grants का मतलब लिख के रखो donation from government. लिख के रखो जल्दी से, donation from government. अब बताओ मुझे, ये चीजें आपने पढ़ी हुई है या नहीं है? चैप्टर नंबर 10 कंपनीज एक्ट है ना। इन केस ऑफ कंपनी शेयर होल्डर या ओनर, ओनर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहां पे आते हैं। सॉरी, ओनर मत लिखो, यहां पे स्लैश लिखो BOD करके, है ना। याद है फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? BOD अपॉइंट करते हैं। वो फेल हुए तब वो दूसरे मैनेजमेंट अपॉइंट करेंगी। वो फेल हुए तो कौन जाएगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे 90 दिनों में, है ना, ऐसा था। ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी में कौन करता है? CAG करता है। और फर्म के केस में कौन करता है? पार्टनर्स ऑफ फर्म यहां पे अपॉइंट करते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखो, मुझे बताइए ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट किया जाता है? अरे भैया, जो आपको अपॉइंट करेगा उसको आप सबमिट करोगे। CAG ने अपॉइंट किया तो याद रखना CAG को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती थी। याद आ रहा है क्या आपको? सर अगर मेंबर्स ने किया तो मेंबर्स को कभी भी आप ऑडिट रिपोर्ट दोगे तो एड्रेसी मेंबर्स होता है। एड्रेसी मतलब आप किसको एड्रेस कर रहे हो, वो कौन होता है? मेंबर्स होते हैं। तो किसको दिया जाता है? पर्सन मेकिंग अपॉइंटमेंट। तो जो व्यक्ति अपने को अपॉइंट करता है उसको क्या दी जाती है? ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है। समझे क्या? अरे बोलो जल्दी से। यस सर। चलिए, आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर जो कल सुबह होगा। कितने बजे? 7 बजे अपना होने वाला है ना। चलो, अब पैदल चल के आया करो तो बेटा घर से नींद भाग जाएंगी आपकी। आप ऐसे 2-4 तो ऐसे गिरने में ही रहते बिल्कुल, है ना। सभी इसमें होता है क्या आपके साथ? हमारे इसमें